हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है। और फिर हम बात करेंगे कि अलग अलग केसेस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सारी चीजों में कंफ्यूजन होती है तो आई एम एश्योरिंग यू कि ये लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी कंफ्यूजन था आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू। क्या है? आपका एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये चार्ज है तो आपको पता है कि एक चार्ज के अराउंड क्या होता है। एक चार्ज के अराउंड होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इस चार्ज के चारों तरफ, इस चार्ज के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज के चारों तरफ फैली हुई होंगी। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक छोटा सा चार्ज, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहां पर रखा हुआ है, स्मॉल क्यू। मैंने क्या बोला? आपका एक बड़ा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू। तो अब सवाल है कि अगर ये स्मॉल चार्ज क्यू यहां पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि सर इसके पास एनर्जी होगी ही क्यों? मैं क्यों बोलूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों? अगर यहां पर चार्ज है तो क्या इसके पास ये जरूरी है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होना ही चाहिए? तो मैंने कहा हां, जरूरी है। अगर ये चार्ज स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर रखा हुआ है तो यह बिल्कुल जरूरी है कि इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। क्यों ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि क्योंकि ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो किसी ने तो इस चार्ज को यहां पर लाकर रखा होगा। भाई ये चार्ज अपने से तो यहां आकर नहीं रह सकता है ना। कोई व्यक्ति या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट आया होगा और उसने इस चार्ज को पकड़ करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके रखा होगा, है कि नहीं? खुद से तो ये चार्ज यहां पर नहीं आ सकता। तो जिस किसी ने भी इसको यहां पर लाकर इस कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस छोटे से चार्ज को जिस किसी ने भी यहां पर लाकर रखा, उसने कुछ तो काम किया होगा। इसको बाहर से उठाकर यहां तक लाने में किसी ने तो कुछ एनर्जी लगाई होगी। और जितना काम उस व्यक्ति ने या उस एक्सटर्नल एजेंट ने इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहां पर लाने में किया होगा, आई रिपीट, जितना काम उस एक्सटर्नल एजेंट ने, उस एक्सटर्नल व्यक्ति ने इस स्मॉल क्यू चार्ज को बाहर से उठाकर यहां तक लाकर रखने में जितना काम किया होगा, वही वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसके अंदर स्टोर हो जाती है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज क्यू का क्या होता है कि जितना काम कोई एक्सटर्नल एजेंट उस चार्ज क्यू को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखने में लगाता है, वही वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर हो जाती है। बट एक बात बताओ, अगर आपने बोला कि कोई व्यक्ति बाहर से, कोई एक्सटर्नल एजेंट आकर के इस चार्ज को यहां रख रहा है, उसको काम करना पड़ रहा है, उसको काम क्यों करना पड़ रहा है? उसको काम क्यों करना पड़ रहा है? काम इसलिए करना पड़ रहा है कि जब आप इस चार्ज को यहां पर लाकर रख रहे होगे, जब आप इस स्मॉल चार्ज क्यू को यहां पर लाकर रख रहे होगे, इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये जो कैपिटल क्यू है, इस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप इस चार्ज को यहां पर लाकर रख रहे होगे, क्या हो रहा होगा? ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल कर रहा होगा, इसको अपने नजदीक नहीं आने दे रहा होगा। तो क्योंकि ये रिपेल, यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है, और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के काम करने के बावजूद आपने इसको यहां पर लाकर रखा है, तो आपने कुछ तो काम किया होगा। और जितना काम आपने इसको यहां पर लाकर रखने में किया, वही काम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस स्मॉल क्यू चार्ज में स्टोर हो जाती है।
तो अब अगर आपने ये इस तरह से डिफाइन किया है, तो अगर मैं ये निकाल लूं कि मुझे स्मॉल क्यू चार्ज को यहां पर लाकर रखने में कितना काम करना पड़ा, अगर मैं ये निकाल लूं तो क्या मुझे स्मॉल क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी? क्या मुझे स्मॉल क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी? तो चलो निकाल लेते हैं। अब हमने क्लास 11th में पढ़ा है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफडीआर। क्या होता है? वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफडीआर। अब यहां पर जो वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। जो भी एक्सटर्नल एजेंट है, जिसने भी इसको यहां पर लाकर रखा है, आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट इनटू डीआर, और दोनों का इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? अब देखो, जब यहां पर एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को लेकर के आ रहा होगा, तो आपने क्या बोला आपने कि इस कैपिटल क्यू चार्ज ने इस स्मॉल क्यू चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाया होगा। क्या लगाया होगा? रिपल्सिव फोर्स लगाया होगा। तो लेट अस सपोज कि जो रिपल्सिव फोर्स ये इस पर लगाएगा, कितना लगाएगा? जो इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहा हूं। ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, जो स्मॉल क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा? इट विल अप्लाई K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। लगाएगा क्या? K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इतना फोर्स इस पर लगाया जाएगा। आई बात समझ में? अब एक बात बताइए, अगर ये चार्ज इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इस ओर लगा रहा है, और आप एक्सटर्नल एजेंट हैं, आपको इस चार्ज को इस फोर्स के लगने के बावजूद यहां पर लाकर रखना है, तो आपको इतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर इस स्मॉल क्यू पर कैपिटल क्यू इतना फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और आप एक्सटर्नल एजेंट हैं जिसे इस चार्ज को यहां पर लाकर रखना है इस फोर्स के लगने के बावजूद, तो आप इतना ही फोर्स इस पर विपरीत दिशा में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो आपका जो F एक्सटर्नल होगा वो कितना होगा? F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पर लग रहा है, जो कैपिटल Q इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है, उसके विपरीत फोर्स माइनस ऑफ F। क्योंकि आप एक्सटर्नल एजेंट हैं, आपको यहां पर इसे लाकर रखने में लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज व्हाट? इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ Fe इंटू डी आर। मैं लिख सकता हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, तो आपने इसको कहीं से उठाया होगा और यहां पर लाकर रखा होगा। ये जो पॉइंट है, आपने कहीं से उठाया होगा। आपने कहां से उठाया होगा? हम मान के चलते हैं कि आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। कहां से लेकर के आ रहे हैं? आप इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। तो आपने इस चार्ज को कहां से उठाया है? इन्फिनिटी से उठाया है। और ला करके रखा कहां पर है? आपने सपोज दैट आपने इस चार्ज को आर दूरी पर ला करके रखा है। तो जो इसका फाइनल डिस्टेंस है, फाइनल जो गैप है इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो है आपको आर। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि इन्फिनिटी दूरी से लेकर के आर दूरी तक लाने में आपको वर्क डन निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस Fe dr फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। आई बात समझ में? ये Fe कौन सा फोर्स है? Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स है। और ये माइनस Fe आपने क्या लिखा है? माइनस Fe एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के बदले आपने यहां पर माइनस Fe लिखा। अब क्या बन गया? ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। अगर आप इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इंफिनिटी से उठा करके इस स्मॉल क्यू चार्ज को यहां तक लाकर रखने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया आपका माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर। Fe का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू व्हाट? इंटू डी आर। अगर Fe और डी आर, जो डी आर का जो डायरेक्शन है और Fe का जो डायरेक्शन है, दोनों का क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो जब आप इस वेक्टर को हटाएंगे तो जो cos थीटा आएगा, cos 0 वो क्या हो जाएगा? 1। तो आप डायरेक्टली इसको Fe इंटू डी आर लिख सकते हैं।
आई बात समझ में? अब क्या है, K आपका कांस्टेंट, कैपिटल Q आपका कांस्टेंट, स्मॉल q आपका कांस्टेंट, आप तीनों को बाहर निकाल लो। जब आप तीनों को बाहर निकालेंगे तो ये बन गया K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटीग्रेशन ऑफ r टू द पावर -2 dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो यहां से आपका वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना आया, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटीग्रेशन ऑफ r टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r टू द पावर -1 बाई -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब ये जो माइनस है और ये जो बाहर माइनस है दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये आपका बन गया प्लस, और इसको और आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आपका बना K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 1 बाई r फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब आप यहां पर लिमिट की वैल्यू अगर पुट कर दें तो आपको वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट निकल जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आया, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। और एक बात बताओ, 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? 1 को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे, 1 को आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका 0। तो यहां से आपका वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट आ गया K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r। और यही वर्क डन इस स्मॉल q चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी जाकर के स्टोर हो जाती है। आई बात समझ में? मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूं, हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था कि अगर कोई स्मॉल q चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से है, तो इस स्मॉल q चार्ज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि यहां पर इसे लाकर रखने में किसी ने तो काम किया होगा, किसी ने तो इसको उठा करके यहां पर लाकर रखा होगा, किसी ने तो इसको इन्फिनिटी से उठाया होगा और यहां पर लाकर रखा होगा। तो जिस किसी ने भी इसको इन्फिनिटी से उठा करके यहां पर r दूरी पर ला करके रखा, उसने जितना काम किया होगा वही काम इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाती है। कितना होता है वो वैल्यू होता है K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r। ये क्या है, ये वर्क डन ऑन चार्ज स्मॉल q। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अभी तक अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो पॉज करिए और ये सारी चीजों को लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब हम इससे अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस जनरेट करते हैं ताकि हमारे पास आगे लिखने के लिए कुछ स्पेस बना हो। भाई साहब मेरे को एक बात बताना, ये जो आपने वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकाला था, यहां पर आपने क्या किया था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, आपका ये एक रिजल्ट आया था K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 1 बाई r, और आपने लिमिट पुट किया था इन्फिनिटी से लेकर के r, और यही बाद में जाकर के आपका बना था K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी, और यही फाइनली आकर के आपका बना था K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r बना था। आपने यहां पर लिमिट इंफिनिटी से लेकर के r क्यों पुट करा था, क्योंकि आप ये मान करके चल रहे थे कि मैंने चार्ज को इंफिनिटी से उठाया है और मैंने यहां पर लाकर रखा है। बट हर बार तो कोई जरूरी नहीं ना है कि आप चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके लाएंगे। मान लीजिए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और आप पॉइंट ए से उठा करके पॉइंट बी तक अगर चार्ज को लाकर रख रहे हो। लेट अस सपोज कि आपका ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपका है, मान लो ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका पॉइंट बी, और यहां से आपने उठाया चार्ज को और आपने यहां पर इसको ला करके खिसका करके रख दिया पॉइंट ए पर। तो मान लो इस बार इन्फिनिटी नहीं, आपने बी से उठाया और ए पर लाकर रखा, और बी से उठाकर ए पर लाकर रखने में आपने जितना काम किया, बी से उठा करके ए तक लाकर रखने में आपने जितना काम किया, अगर आपको वो निकालना हो तो आप यहां पर लिमिट्स क्या रखेंगे, आप लिमिट्स रखेंगे बी टू ए। क्या रखेंगे आप,
B2A। अगर आपको ये ना पता करना हो कि इन्फिनिटी से उठाकर R तक लाने में कितना काम किया, अगर आपको ये पता करना हो कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट तक लाकर रखने में मैंने कितना काम किया, तो आप क्या करेंगे, आप किसी में जो लिमिट पुट करेंगे, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q 1/r, वो लिमिट आप पुट करेंगे B2A। आपने B से उठाया और A पर लाकर रख दिया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 1/RA माइनस 1/RB। आई बात समझ में, 1/RA माइनस 1/RB। ये क्या बताएगा कि पॉइंट B से लेकर के पॉइंट A तक लाने में आपने इस पर कितना काम किया, ये आपको बताएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है भाई साहब, मेरे को बात बताओ, अभी तक आपने दो फॉर्मूले देखे। एक फॉर्मूला ये था, ये वाला फॉर्मूला जो आपको बता रहा था कि इन्फिनिटी से उठा करके जितना काम आपने किया इसको R दूरी तक लाने में, वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। फिर आपने देखा ये वाला रिजल्ट जहां पर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में B से उठाकर A तक लाने में इतना काम आपको करना पड़ता है। आई बात समझ में, ये काम किस पर करना पड़ रहा है, ये काम करना पड़ रहा है स्मॉल चार्ज Q पे, ये काम करना पड़ रहा है स्मॉल चार्ज Q पे। अगर मुझे निकालना हो कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहां तक लाकर रखने में मैंने कितना काम किया, अगर मुझे ये पता करना हो कि स्मॉल q चार्ज नहीं, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहां तक लाकर रखने में मैंने कितना काम किया, तो ये जो रिजल्ट आया था इसको आप स्मॉल q से डिवाइड कर दोगे क्या। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे ये मैंने क्या निकाला था, ये मैंने निकाला था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट on small charge q, work done by external agent on small q to bring it from infinity to point, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट B, इन्फिनिटी से उठा करके B तक लाकर रखने में इसने कितना काम करना पड़ा था, इसने काम करना पड़ा था K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई R। ठीक है, अगर मुझे पता करना हो कि एक्सटर्नल एजेंट को Q चार्ज नहीं, स्मॉल q नहीं, बल्कि यूनिट चार्ज को उठा करके लाकर यहां तक रखने में कितना काम करना पड़ा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पता करना हो वर्क डन by external agent on unit charge in bringing it from infinity to point B, इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट B तक लाने में कितना काम करना पड़ा अगर मुझे निकालना हो, तो मैं इसी को क्या करूंगा, स्मॉल q से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसको स्मॉल q से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, K इंटू कैपिटल Q बाई R, और इसी K इंटू कैपिटल Q बाई R को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। आई बात समझ में, अगर आप एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके रख रहे हैं, तो आपने जितना काम किया वो उस पॉइंट का पोटेंशियल आपको बताएगा, और अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, पॉइंट B से लेकर के पॉइंट B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो जितना काम आपने B से A तक लाने के बीच में स्मॉल q चार्ज के लिए किया था, ये काम आपने पॉइंट B से लेकर के A तक आने में एक स्मॉल q चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने में आपने इतना काम किया था। अगर एक यूनिट चार्ज को आप B से लेकर A तक लाने में जो काम निकालेंगे, वही काम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताएगी। आई बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज Q के लिए होता है जिसको हम इन्फिनिटी से ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अगर वही चीज हम यूनिट चार्ज के लिए निकालें कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में मैंने कितना काम किया, तो वो काम उस पॉइंट का आपको पोटेंशियल बताता है। अगर दो पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, आप क्या करेंगे, आप ये निकाल लेंगे कि एक यूनिट चार्ज को B से लेकर A तक लाने में मैंने कितना काम किया। एक यूनिट चार्ज को B से लेकर A तक लाने में आप जितना काम करेंगे, वही उस पॉइंट का क्या बताएगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा।
ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना हो कि अगर बी से ए तक लाने में पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज हुई, तो क्यू चार्ज को बी से ए तक लाने में जितना काम आपने किया वही यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताएगा, और यूनिट चार्ज को बी से ए तक लाने में आपने जितना काम किया वही आपका दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। आई बात समझ में? बेसिक सा डिफरेंस है। पहले आप एक क्यू चार्ज के लिए निकाल रहे हैं और उसी को फिर आप एक यूनिट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं। जब आप क्यू चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तब आप पोटेंशियल एनर्जी में बात कर रहे हैं, जब आप यूनिट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तब आप पोटेंशियल में बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो अगर अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इस चीज को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू और इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आपको इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पर निकालना हो कि किसी दूरी r पर किसी पॉइंट p का पोटेंशियल कितना है, तो क्या आया फॉर्मूला आपके पास? आपके पास पॉइंट p का पोटेंशियल आया k इंटू कैपिटल क्यू बाई आर। ये क्या बता रहा है कि आपके कैपिटल क्यू से r दूरी पर जाने पर इस पॉइंट p की पोटेंशियल कितनी है। आई बात समझ में? कैसे निकाला हमने? हमने सबसे पहले निकाला वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, इसको इन्फिनिटी से उठा करके पी तक लाने में कितना काम करना पड़ा, पहले मैंने वो निकाल लिया। पहले मैंने क्या किया? वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट, इसको इन्फिनिटी से लेकर के आर तक लाने में कितना काम करना पड़ा, पहले मैंने वो निकाल लिया। और उसके बाद उसी वर्क डन को पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने क्या किया? इसी वर्क डन को मैंने क्यू से डिवाइड कर दिया। जितना चार्ज मैंने उठा करके लाया था मैंने उस चार्ज क्यू से डिवाइड कर दिया, तो मुझे इसी पॉइंट का क्या मिल गया? मुझे इसी पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल गया आपको पोटेंशियल। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है। ये जो एफ एक्सटर्नल है, क्या होता था? एफ एक्सटर्नल होता था माइनस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। एफ एक्सटर्नल क्या होता था? माइनस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों होता था? क्योंकि हमेशा इस चार्ज को यहां तक लाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स उस चार्ज क्यू को यहां पर रिपेल कर रहा होगा, और उस चार्ज क्यू को अगर आप यहां लाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एफ एक्सटर्नल जो था आपका वो क्या था? माइनस ऑफ एफ ई। तो आप एफ एक्सटर्नल के बदले यहां पर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। इसी माइनस को आप क्या करो? इंटीग्रेशन के बाहर निकालो। ठीक है। और जब आप इसको Q से, ये क्या था? ये था आपका टोटल वर्क डन। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप इसको Q से डिवाइड करेंगे। यहां पर अभी आपने Q से डिवाइड नहीं किया है, यहां पर आपने सिर्फ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। बट अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो, तो आप इसी वर्क डन को क्या करेंगे? चार्ज Q से आप डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको Q से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल फोर्स बाई चार्ज क्यू। अब आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, पढ़ा है ई क्या होता है? ई होता है एफ बाई क्यू। तो क्या मैं एफ बाई क्यू के बदले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं क्या? तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो जब भी आपको पोटेंशियल निकालना हो किसी पॉइंट पी का जो आर दूरी पर है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप यूज करेंगे माइनस ऑफ ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? माइनस ऑफ ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। V इज इक्वल टू V ऑफ एनी पॉइंट P lying at a distance r from the source of the electric field is equal to minus of E into dr from infinity to r। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम अलग अलग केस में पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। भाई साहब, ये क्या था? ये जो था V इक्वल टू के क्यू बाई आर जो आपने निकाला, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए है। ये क्या है? ये पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के लिए है। बट जरूरी तो नहीं है ना कि आपके पास हमेशा एक पॉइंट चार्ज ही होगा। हो सकता है जो चार्ज हो वो आपका बड़ा हो, पॉइंट चार्ज ना हो आपका एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज हो सकता है वो चार्ज आपका एक सॉलिड स्फीयर हो सकता है वो चार्ज आपका एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हो। तो अलग अलग केस में हम पोटेंशियल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली, दैट इज पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट P lying at a distance r from charge capital Q is equal to minus of integration of E dr from infinity to r। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो पॉज करिए,
इसको लिख लीजिए। फिर हम पहला केस निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। चलिए, तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी। हम 3 पॉइंट्स पर निकालेंगे। सबसे पहले उस पॉइंट पर निकालेंगे जो इस स्फीयर के बाहर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हॉलो स्फीयर के बाहर जाएंगे और बाहर के किसी पॉइंट पर जो इससे r दूरी पर होगा उस पॉइंट P पर हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की सरकमफेरेंस पर, अगर इस स्फीयर के, इस हॉलो स्फीयर के सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और तीसरे केस में हम क्या करेंगे, इस हॉलो स्फीयर के अंदर आकर के देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा केस 1 क्या है। केस 1 when small r is greater than capital R। स्मॉल r क्या बता रहा है, आपको उस पॉइंट की दूरी बता रहा है जिस पॉइंट पर आपको चार्ज, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो लेट अस सपोज कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट P, अगर हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये पॉइंट P मेरा इसके सेंटर से लेट अस सपोज r दूरी पर रखा हुआ है और इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है, इस पॉइंट की पोटेंशियल मुझे निकालनी है। अब आपको अभी आपने पढ़ा था जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। यही तो होता है, पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब आप एक बात बताइए, यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी हॉलो स्फीयर के बाहर, किसी हॉलो चार्ज स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव करा था। किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, r दूरी पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है r दूरी पर वो होता है kq बाई आर स्क्वायर, kq बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं यहां पर अगर पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पहले से है यहां पर kq बाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर बन गया आपका। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना। तो पोटेंशियल क्या हो गया, माइनस kq इंटीग्रेशन ऑफ r का पावर -2 dr फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस kq इंटू 1 बाई r, माइनस 1 बाई r फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा। तो फाइनली जो पोटेंशियल P आया वो आपका क्या आया, kq इंटू 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी आपको पता है क्या होता है, तो ये आपका फाइनल जो पोटेंशियल P का आया वो आपका P इक्वल टू kq बाई r, P इक्वल टू kq बाई r। ये सेम फॉर्मूला बिल्कुल पॉइंट चार्ज के जैसा है कि नहीं। अगर यहां पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बदले अगर हम एक पॉइंट चार्ज यहां पर इसके सेंटर पर रख दें और उससे r दूरी पर अगर हम पोटेंशियल निकालने जाएं तो क्या आएगा, kq बाई r ही तो आएगा। और यहां पर भी क्या आ रहा है, इस हॉलो चार्ज स्फीयर के बाहर क्या आ रहा है, kq बाई r आ रहा है। अगर आपका यही पॉइंट P, अगर यही पॉइंट P इसके सरकमफेरेंस पर लाई करे, मतलब अगर आपको इसके सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो आपका स्मॉल r का वैल्यू है, स्मॉल r का वैल्यू है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर आपको इस पॉइंट P को अगर आप इसके सरकमफेरेंस पर लेकर के चलते हैं तो सरकमफेरेंस पर ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में जो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, kq बाई कैपिटल R, kq बाई कैपिटल R। अब मजा कहां आएगा, मजा आएगा जब आप इस पॉइंट को इसके अंदर लेकर के चलेंगे। पहले आप मुझे बात बताइए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो हो रहा था, क्योंकि जब हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना रहे थे तो उसके अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, और जब कोई चार्ज था ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी जीरो। बट पोटेंशियल के केस में क्या होगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो मान लिया कि इस हॉलो स्फीयर के अंदर जीरो होता है, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या इसके अंदर पोटेंशियल भी जीरो होगा सर, या फिर कुछ वैल्यू होगी पोटेंशियल की। मुझे एक बात बताइए,
पोटेंशियल है क्या? अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं, एकदम बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं, तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल तो आपको यही बता रहे हैं ना भाई कि एक यूनिट चार्ज को आप इंफिनिटी से उठा करके जितना लाने में काम कर रहे हैं वो पोटेंशियल के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए पॉइंट P है और पॉइंट P आपका यहां पर इस स्फीयर के अंदर, सपोज करिए यहां पर अगर आपका पॉइंट P आ गया, इस स्फीयर के हॉलो स्फीयर के अंदर अगर आपका पॉइंट P आ गया और आप निकालना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट P का पोटेंशियल है क्या, तो एक्चुअल में आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो ना भाई कि अगर हम एक यूनिट चार्ज को यहां तक उठा करके लाएंगे, इन्फिनिटी से उठा करके यहां तक लाएंगे, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने क्या किया था? पहले केस में आपने इस पॉइंट P को यहां रखा था और यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा था? इतना काम करना पड़ा था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसी पॉइंट P को यहां पर लाकर रखा और यहां पर लाकर रखा, तो आपको पता चला भाई कि यहां तक लाकर रखने में मैंने इतना काम किया। तो यहां तक इन्फिनिटी से उठा करके यहां तक लाने में टोटल कितना काम करना पड़ा आपको पता चल चुका है। इस पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ा आपको पता चल चुका है। अगर यहां से उठा के यहां तक जो काम करना पड़ेगा, अगर इसमें मैं उसको जोड़ दूंगा, समझो पॉइंट P को जब आपने यहां पर लाकर रखा था तो आपको इतना काम करना पड़ा था। अगर इसी काम में यहां से उठाकर यहां तक लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ा, अगर मैं उसको जोड़ दूंगा तो मुझे इस पॉइंट की पोटेंशियल पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? है कि नहीं? यहां तक ये जो क्या है, Vp इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q बाई R, ये क्या बता रहा है? ये पोटेंशियल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस स्फीयर बता रहा है। मतलब अगर आप एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहां तक ला करके रखेंगे तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इतने काम में मैं यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा, मुझे अगर मैं वो जोड़ दूंगा तो मुझे इस पॉइंट की पोटेंशियल पता चल जाएगी। तो चलिए यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन निकालने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr, ठीक है। कहां से लेकर के कहां तक? तो कैपिटल R से लेकर के स्मॉल r। यहां पर दूरी थी कैपिटल R, यहां पर दूरी थी कैपिटल R, यहां पर है आपकी स्मॉल r, ये आपका स्मॉल r, ये था आपका कैपिटल R। तो कैपिटल R से स्मॉल r, इतना में आप यहां का वर्क डन निकाल लो, इसमें जोड़ दो तो आपको इस पॉइंट P की पोटेंशियल पता चल जाएगी। बट जब आप इस वर्क डन को निकालने जाएंगे तो आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होती कितनी है? अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है भाई, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। मतलब यहां से लेकर यहां तक लाने में आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाने में आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी पॉइंट P का जो कि स्फीयर के अंदर है, उस पॉइंट का पोटेंशियल आप निकालने जा रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि असल में जो आपने काम किया इस चार्ज को यहां तक लाने में, आपको काम तो यहीं तक करना पड़ा, यहां से यहां तक लाने में तो आपको कोई काम ही नहीं करना पड़ा। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस हॉलो स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उनका पोटेंशियल इस सरकमफेरेंस वाले पॉइंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि काम तो आपको सरकमफेरेंस तक ला करके ही करने में है, अंदर ले जाने में तो काम ही नहीं करना पड़ रहा है। मतलब इसके अंदर भी यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर भी वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल कितनी होती है किसी पॉइंट की? K इंटू कैपिटल Q बाई R। आई बात समझ में? अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल को R दूरी के साथ, तो R दूरी पर यहां पर पोटेंशियल कितनी थी? यहां पर पोटेंशियल थी आपकी KQ बाई R। और सिर्फ यहीं पर नहीं, यहां से लेकर के यहां तक हर एक पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है? KQ बाई R। क्योंकि हर पॉइंट पर आपको काम उतना ही करना पड़ रहा है जितना कि आपने सरकमफेरेंस तक लाने में काम किया है। तो इस स्फीयर के यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर की हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल हो गई K इंटू कैपिटल Q बाई R। और जैसे ही आप यहां से अगर आप इसके सरकमफेरेंस से बाहर निकलते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपका कम होने लग जाएगा, K इंटू कैपिटल Q बाई स्मॉल r। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका पोटेंशियल जो है वो घटते चला जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। पहले बाहर में हमने निकाला, फिर उसके सरकमफेरेंस पर हमने निकाला, और फिर अंदर भी आकर के हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करी। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब सेकेंड केस जिसमें हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। पहले क्या था हमारा, होलो स्फीयर था, मतलब अंदर से खोखरा था, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था। बट अब हमारा जो स्फीयर है वो अंदर से क्या है, सॉलिड है, मतलब चार्ज इसके अंदर भी भरा पड़ा है और टोटल चार्ज इस पर जो है वो मान लीजिए आपका कैपिटल Q। तो यहां पर हमें क्या करनी है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसा हमने होलो स्फीयर के लिए किया था। सबसे पहले हम इस स्फीयर के बाहर जाएंगे, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम उस स्फीयर के सर्कमफेरेंस पर आकर के सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और अंत में हम इसके अंदर जाकर के देखेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होती है वो कितनी होती है। आई बात समझ में? तो चलिए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। केस वन, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि आपका पॉइंट P, जिस पॉइंट P पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो पॉइंट P कहीं स्फीयर के बाहर है और इसकी सेंटर से इसकी दूरी है, लेट अस सपोज वो है आपकी स्मॉल r, और यहां पर स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी? आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। यही होता है। अभी हमने पढ़ा है कि किसी पॉइंट P का अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो जो r दूरी पर रखा हुआ हो तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब आप बात बताओ, एक सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर जो r दूरी पर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका इन्फिनिटी टू r के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। के और क्यू दोनों कांस्टेंट है, दोनों को आप बाहर निकाल लो। ये हो गया आपका इन्फिनिटी टू आर टू द पावर माइनस टू। देखो सेम चीजें चल रही हैं जैसे होलो स्फीयर में हुआ था, अभी तक यहाँ पर सेम चीजें चल रही हैं। तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल आ गया आपका माइनस इंटू के क्यू इंटू माइनस वन बाई आर इन्फिनिटी टू आर। के माइनस और बाहर वाला माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा और फाइनल जो पोटेंशियल आपकी आएगी वो आएगी वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल आ गया आपका के क्यू बाई स्मॉल r। मतलब अगर पॉइंट P एक सॉलिड स्फीयर के बाहर कहीं रखा हुआ है तो उसमें भी उतनी ही पोटेंशियल होगी जितनी कि एक हॉलो स्फीयर के लिए हो रहा था। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं। सेकेंड केस में भी अगर केस टू अगर यही पॉइंट P इसके सर्कमफेरेंस पर ला करके रख दिया जाए तो भी सेम रिजल्ट होगा Vp, बस यहां पर चेंज क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल R। जो स्मॉल r है उसको कैपिटल R रिप्लेस कर लेगा। आई बात समझ में? प्रॉब्लम कहां आएगी, जब आप इसके अंदर चलेंगे। पिछले केस में जब आप अंदर जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा था, तो अंदर आपको सर्कमफेरेंस से उठा करके अंदर तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ रहा था। बट आपको पता है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। एक होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है मगर एक सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। मतलब आपको सॉलिड स्फीयर के केस में भी यहां से सर्कमफेरेंस से उठाकर अंदर तक लाने में काम करना पड़ेगा। और जितना काम आपको सर्कमफेरेंस से उठाकर अंदर तक लाने में जितना काम आपको करना पड़ेगा वही काम इसमें आपको जोड़ देंगे तो आपको टोटल वर्क डन यहां तक लाने में निकल जाएगा। अगर आपको पॉइंट P केस 3 में कहां होगा, पॉइंट P केस 3 में जो होगा हमारा इस सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा जो r दूरी पर होगा पॉइंट P। और इस पॉइंट की पोटेंशियल मुझे निकालनी है। तो अगर मैं पॉइंट P तक यूनिट चार्ज को लाऊंगा तो पहले मैं यहां तक तो आऊंगा ना भाई, और यहां तक आने में मुझे कितना काम करना है वो मैंने निकाल लिया है, के क्यू बाई कैपिटल R। अब यहां तक आने में मैंने काम निकाल लिया, के क्यू बाई कैपिटल R। अब यहां से लेके यहां तक जाने में अगर मैं काम निकाल लूं और इसको इस के क्यू बाई कैपिटल R में जोड़ दूं तो मुझे टोटल यूनिट चार्ज को P तक लाने में कितना काम करना पड़ा निकल जाएगा और वही इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल बता देगा। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कि सर्कमफेरेंस से उठा करके इस पॉइंट P तक लाकर रखने में मुझे कितना काम करना पड़ा। तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे।
और इसी फॉर्मूले में हम बस क्या कर देंगे, क्या चेंजेस करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम मेरे को क्या निकालना है, मैंने यहां तक लाने में जितना काम करना पड़ा वो निकाल लिया है, दैट इज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। अब बस मुझे यहां से उठाकर अंदर ले जाना है, मतलब अब मैं जो लिमिट लिखूंगा वो लिखूंगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर। इस बार क्या है, आप यहां जब आप यहां पर हो तो आपका दूरी कितनी है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, और जब आप यहां से लेकर के यहां लेकर आ गए तो दूरी कितनी हो गई, स्मॉल आर। तो इस बार जो मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस ऑफ ई डी आर वो करूंगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब मुझे बात बताओ, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी है, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, तो Vp क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के अंदर, वो होती है आपकी के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब इंटू डी आर। ये क्या होती है, के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। अब यहां देखो, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, कैपिटल आर क्यूब भी कांस्टेंट, इन तीनों को बाहर ले आओ। जब आप इन तीनों को बाहर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा के माइनस के क्यू बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर आर डी आर। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन करके आएगा, ये बन करके आएगा माइनस ऑफ के क्यू बाई आर क्यूब इंटीग्रेशन जब आप आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई टू इंटू कैपिटल आर टू, सॉरी लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो ये बन गया आपका क्या बन गया, माइनस कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू। अगर आप इस निगेटिव को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू। क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू। और ये काम कौन सा काम है, ये काम है सर्कमफेरेंस से उठाकर पी तक लाने में। अगर आपको टोटल काम निकालना हो कि टोटल इन्फिनिटी से लाकर के यहां तक लाने में मैंने कितना काम किया, तो यहां तक लाने में जो आपने काम किया था, इस पॉइंट तक लाने में जो आपने काम किया था, कितना काम किया था आपने किया था के इंटू कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। यहां तक लाने में आपने इतना काम किया था। अगर इस काम में मैं यहां से लेकर यहां तक लाने में इस जो अभी मैंने निकाला है, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल पी तक लाने में कितना काम करना पड़ा निकल जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आप एलसीएम ले लो 2r क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा, के क्यूब बाहर रहेगा, के क्यूब को मैंने बाहर रखा है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस क्या, प्लस 2r स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा 2r स्क्वायर, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आया वो आपको क्या आया, के क्यूब बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यूब बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब पॉइंट P in case 3 when small r is less than capital R, when small r is less than capital R, जब पॉइंट P आपका इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हो तब जो पोटेंशियल होती है पॉइंट की वो क्या हो जाती है, के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इस तरह से शुरुआत सब जगह सेम फॉर्मूले से करनी है। क्या है फॉर्मूला आपका, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर फ्रॉम, जो दो लिमिट्स अगर आप इन्फिनिटी से उठा करके ला रहे हैं तो इन्फिनिटी लेंगे, और अगर आप किसी दूसरे पॉइंट से उठा करके ला रहे हैं तो उस पॉइंट की दूरी लेंगे। और फाइनल ऊपर में कहा, जिस पॉइंट तक आपने लाकर रखा उस पॉइंट की, वो पॉइंट कितना दूर है, आपका अपर लिमिट यहां पर वो हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पहले, फिर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखने तक, इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखने तक आपने कितना काम किया, वो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बताती है। कि क्या बताती है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी बनाती है, उस चार्ज Q की, जिस चार्ज Q आप लाकर रख रहे हैं। अगर वही चार्ज आपका एक यूनिट चार्ज हो, तो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखने में आपने जितना काम करना पड़ेगा वो उस पॉइंट की पोटेंशियल बताएगी। पोटेंशियल के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा,
v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू लेकर के आर। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक यूनिट चार्ज के लिए निकाला था, कितना आया था, k इंटू कैपिटल क्यू बाई आर। उसके बाद हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के लिए निकाला। 3 केसेस बने, पहला जब आपका पॉइंट होलो स्फीयर के बाहर था, दूसरा केस बना जब आपका वही पॉइंट होलो स्फीयर के सरकमफेरेंस पर था, और तीसरा पॉइंट बना जब आपका वही पॉइंट होलो स्फीयर के अंदर आ रहा था। ठीक है, फिर आपने क्या किया, सेम चीजें रिपीट करी सॉलिड स्फीयर के केस में। पहले आप सॉलिड स्फीयर के बाहर गए, फिर आपने सॉलिड स्फीयर के सरकमफेरेंस पर रखा, और फिर आप सॉलिड स्फीयर के अंदर लेकर के आ गए। तो इस तरह से अलग अलग केसेस में आपने देखा कि पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगला केस है, वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालने को कह दिया जाए तो वो पोटेंशियल कितनी होती है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज करिए आपके पास जो तीसरा केस है उसमें आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है मतलब दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों के बीच जो दूरी है वो है 2l। तो इस 2l को मैं l और l के फॉर्म में यहां पर लिख रहा हूं। और इस डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट अस सपोज कि ये जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट P है, जो इसके सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल r दूरी पर है, और यहां से थीटा एंगल पर ओरिएंटेड है। आई बात समझ में? लेट अस अज्यूम कि माइनस क्यू जो चार्ज है, डाइपोल का जो निगेटिव चार्ज है, वहां से लेट अस अज्यूम कि इसकी जो दूरी है पॉइंट P की वो है r1, और जो प्लस चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, उसकी इस पॉइंट P से दूरी है आपकी r2। क्या है आपकी? r2। और आपको पता करना है कि इस पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल वो कितना होगा। अब ये दोनों डाइपोल्स के जो दोनों चार्ज हैं वो क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं। और पॉइंट चार्जेस के केस में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पॉइंट चार्जेस के केस में पोटेंशियल क्या होती है किसी पॉइंट P की। अगर पॉइंट चार्ज Q से आपको r दूरी पर जाकर किसी पॉइंट P की पोटेंशियल निकालनी हो तो वो क्या होता है? VP का फॉर्मूला वो होता है K इंटू कैपिटल Q बाई R। K इंटू कैपिटल Q बाई R। अगर चार्ज Q से r दूरी पर पॉइंट चार्ज कैपिटल Q से r दूरी पर जाकर आपको पोटेंशियल निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? VP इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q बाई R। कैसे होता है ये हमने इस लेक्चर के पहले 10 मिनट में ही डिराइव करा है। ठीक है, तो अब देखो VP इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q बाई R, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको इसके लिए सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आपको यहाँ पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखना है तो V पॉजिटिव क्या हो गया? K इंटू Q बाई R2, और निगेटिव क्या हो गया? ड्यू टू निगेटिव चार्ज ये हो गया आपका K इंटू कैपिटल Q बाई R1 विथ माइनस साइन, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? अपोजिट चार्ज है। तो आपको नेट पोटेंशियल पॉइंट P पर क्या होगा? पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल बना वो बना V प्लस V माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, और क्योंकि इसका साइन निगेटिव है तो जो आपका पॉइंट P का पोटेंशियल बना वो आपका KQ बाई R2 माइनस KQ बाई R1। अब KQ को क्या करेंगे? KQ को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया आपका 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। यहां तक तो समझ में आया सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या है कि इस R1 और R2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। मुझे R पता था कि इस डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P की दूरी कितनी है वो मुझे पता था, बट ये R1 और R2 मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो यहां हम हेल्प लेंगे ज्योमेट्री की और थोड़े से assumptions की। कैसे हेल्प लेंगे? हमने क्या किया, हमने इस सेंट्रल, ये जो लाइन था जो आपको सेंटर ऑफ डाइपोल को पॉइंट P से कनेक्ट कर रहा था, इस पॉइंट को हमने हल्का सा एक्सटेंड किया पीछे की। ठीक है, और इस लाइन पर, ये जो लाइन जो बना, जो सेंटर से पास कर रहा है और पॉइंट P से टच कर रहा है, इस पर हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए इन दोनों चार्जेस से। क्या किया हमने? दो परपेंडिकुलर ड्रॉप्स किए। ठीक है, अब देखना, अगर हम कुछ पॉइंट्स को जरा सा नाम दे दें, मान लो ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट C है, ये आपका पॉइंट D है, और ये आपका पॉइंट E है।
ठीक है, हमने अलग अलग पॉइंट को अलग अलग नाम दे दिया। अब अगर आपको R1 निकालना है, R1, तो ये आप R1 को लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं AP, ये जो AP है, AP जिसकी दूरी R1 है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CP, क्योंकि आपका डाइपोल छोटा है। CP का मतलब क्या, AP का मतलब R1। अभी आपको समझ में आएगा कैसे, देखो AP का मतलब R1 एंड हम इसको बोल रहे हैं इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, CP है कितना, CP है R, DP का दूरी था आपका R, तो R प्लस ये दूरी CD मतलब क्या, L इंटू ये थीटा एंगल है और L इंटू कॉस थीटा प्लस L इंटू कॉस थीटा। यहां जो दूरी है A से लेके D तक का जो दूरी है वो कितना है, L, और अगर आप इसको cos थीटा का इसका कंपोनेंट ले लेंगे तो आपको CD निकल जाएगा। तो CP जो है वो कितना है, CD प्लस DP, और DP का वैल्यू आपको पता है R, इस DP R में आप जोड़ देंगे CD की वैल्यू कितनी है आपकी, L cos थीटा। अब क्योंकि जो डाइपोल होता है वो बहुत छोटा होता है, हमने मान के हमारा डाइपोल बहुत छोटा है, तो ये जो L cos थीटा की वैल्यू है, L cos थीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो हम ये मान सकते हैं कि R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। सिमिलरली ये जो दूरी आपका R2 है, R2 मतलब BP, इसके लिए मैं लिख सकता हूं BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू EP, BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू EP। कैसे, तो ये जो R2 है, BP मतलब क्या, R2, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, DP माइनस DE। अगर मैं DP में से DE को घटा दूंगा, तो मुझे EP मिल जाएगा। तो DP क्या था आपका R माइनस DE कितना है, L इंटू कॉस थीटा। ये दूरी कितनी है, L इंटू कॉस थीटा, तो R माइनस L कॉस थीटा। क्योंकि आपका डाइपोल बहुत छोटा है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल अजम्पशंस, कि आपका जो R2 है दैट R2 इज इक्वल टू EP, और ये जो R1 है दैट R1 इज इक्वल टू CP। उसके बाद CP और EP की वैल्यू निकाल करके हम R1 और R2 को अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डाइपोल जो होता है, L जो होता है दूरी, यहां पर आपको देखने में भले ये गैप बड़ा लग रहा हो, बट एक्चुअल में ये क्योंकि डाइपोल छोटा होता है इसलिए ये L जो है बहुत छोटा है, और आपका जो ज्योमेट्रिकली हम ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। अब देखिए, R1 को आपने ले लिया ऑलमोस्ट इक्वल टू R प्लस L cos थीटा, और R2 को आपने ऑलमोस्ट ले लिया इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। इस R1 और R2 की वैल्यू का आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो VP आपका कितना हो जाएगा, K इंटू Q इंटू 1/R2 मतलब क्या, 1/R माइनस L cos थीटा, माइनस 1/R1 मतलब क्या, R प्लस L cos थीटा। अब क्या है, सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है बस आपको। तो ये बन गया आपका K इंटू Q इंटू R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा, A माइनस B इंटू A प्लस B, क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो गया आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और R प्लस L cos थीटा यहां आ जाएगा और R माइनस L cos थीटा यहां आ जाएगा। तो R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। कैसे, ये माइनस साइन यहां पर पहले से है, जब आप इसको यहां लेकर के जाएंगे तो ये माइनस R के साथ माइनस हो गया, और माइनस माइनस ये मिलकर के यहां पे प्लस हो गया। अब देखो, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, तो ये बना आपका, क्या बना, VP इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2L cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये Q इंटू 2L अगर मैं साथ में लिख दूं, अगर मैं Q इंटू 2L को साथ में लिख दूं, और इधर आपका cos थीटा है और नीचे में क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो Q इंटू 2L ही क्या होता है, ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट P। तो Q इंटू 2L के बदले फिर मैं रिप्लेस कर सकता हूं Q इंटू 2L को KP cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और क्योंकि डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होता है तो L स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो फाइनली मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। तो P पॉइंट की जो पोटेंशियल आई वो आपकी क्या आई, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, क्या आई, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। आया समझ में।
तो इस तरह से एक डाइपोल की वजह से एक जनरल पॉइंट P पर हम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, जो कितना होता है Kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, जहां R क्या है, R है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। आया समझ में? तो ये थे अलग अलग केसेस। सबसे पहले हमने डिफाइन करा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट का। फिर हमने एक हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकाला बाहर सरकमफेरेंस फिर अंदर। फिर हमने एक सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकाला, पहले बाहर फिर सरकमफेरेंस पे फिर अंदर। और लास्टली हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जनरल पॉइंट पर जाकर भी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करी। वो कितनी निकली हमारी, Kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। आया समझ में? अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो कितनी आती थी? एक्सियल पॉइंट पर आती थी 2kp बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आती थी -kp बाई आर क्यूब। तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था आर क्यूब के। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल E इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर E इक्वल टू -kp बाई आर क्यूब। दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था आर क्यूब के। यहां जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के। आई बात समझ में? तो ये सारे डिस्कशंस थे हमारे पोटेंशियल से रिलेटेड। अब इतना अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आप क्या करो, आप वीडियो पॉज करो, इसका नोट्स बना लो। इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, नोट कर लीजिए।